नमस्कार। राकेश पाठक जी के साथ गपशप का जो सिलसिला हमने शुरू किया पिछले हफ्ते, उसके पहले वीडियो पे जिस तरह से आप लोगों ने रिएक्शन दिया, जिस तरह से आप लोग जुड़े, कमेंट्स आए, जितने व्यूज आए, वो हमारे लिए हिम्मत बढ़ाने वाले थे। हमारी कोशिश है कि हम बातें ऐसे करें जैसे बातें होनी चाहिए, बिना चीख चिल्लाहट के, बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए, आराम से बात करें। वो बातें करें जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो समाज और देश के लिए ज़रूरी हैं। इसमें आपका साथ मिल रहा है, इससे अच्छी बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती है। राकेश पाठक जी से आज बात करते हुए लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि उन्होंने एक राज्यपाल पर केस कर दिया है। अब ये मेरे लिए भी शायद 70 साल में बहुत कुछ आजकल पहली बार हो रहा है। शायद ये पहली ही बार हो कि किसी पत्रकार ने सीधे राज्यपाल के ऊपर केस कर दिया, और वो केस कोर्ट में भी गया और चल भी रहा है। तो आज जरा सा उस केस के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे कि क्यों राज्यपाल पर केस करना पड़ा राकेश पाठक जी को, क्या केस है वो केस ग्वालियर के इतिहास और ग्वालियर की जड़ों से किस तरह से जुड़ा हुआ है। ये सारी बातें हम राकेश भाई से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। तो राकेश भाई, चुनाव लड़ने का मूड है क्या? न्यूज में आने के लिए कभी आप जाकर अहमदाबाद में जेल में बंद हो जाते हैं, कभी आप सीधे राज्यपाल पर केस कर देते हैं। चक्कर क्या है, क्या सोच रहे हैं आजकल? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं अशोक भाई, राजनीति में जाने का कोई इरादा नहीं है। यद्यपि जैसा कि कहा जाता है कि तेरे मन कछु और है, कर्ता के कछु और, तो हमें पता नहीं कर्ता के मन में क्या है। मैं चाहूंगा कि कर्ता के मन में जो है वो हो जाए, क्योंकि राजनीति में आप जैसे लोगों को आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपके मुंह में घी शक्कर। लेकिन फिलहाल मैं एक साधारण पत्रकार के नाते और गांधी जी का एक साधारण विद्यार्थी, मैं गांधी को पढ़ना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, और उनके रास्ते पर चलना तो असंभव सी चीज है। लेकिन गांधी को पढ़ते पढ़ते मुझे ये लगा कि हमारे देश में अशोक जी, अगर कोई इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति एक विश्वविद्यालय में ये कहे कि महात्मा गांधी के पास कोई डिग्री नहीं थी। बहुत से लोग, अच्छा, विश्वविद्यालय में कहा था उन्होंने, वो पूरी घटना थोड़ा विस्तार से बताइए राकेश भाई। कौन सा विश्वविद्यालय था, क्या कहा था, क्योंकि मुझे भी बहुत पता नहीं है। जी जी, मैं विस्तार से बताता हूँ। द क्रेडिबल हिस्ट्री के साथी और दर्शक जितने लोग देख रहे हैं, संक्षिप्त में घटना यह है कि 23 मार्च को ग्वालियर में एक आईटीएम विश्वविद्यालय है, वहां पर कार्यक्रम था जिसको कहा जाता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मृति व्याख्यान माला, और उसका आयोजन मूलतः किसी और विषय पे था। मुख्य अतिथि थे उसके जम्मू कश्मीर के डिप्टी गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी। वे मुख्य अतिथि थे। वे अपने भाषण में पता नहीं कहां से गांधी जी को ले आए और उन्होंने कहा कि लोग ऐसा समझते हैं, पढ़े लिखे लोगों को भ्रम है। मैं बिल्कुल कोट अनकोट उनके ही शब्दों को आप सब तक पहुंचा रहा हूं। मनोज सिन्हा ने कहा कि बहुत से पढ़े लिखे लोगों को भ्रम है कि गांधी जी के पास लॉ डिग्री थी, ऐसा ही उच्चारण था उनका कि लॉ डिग्री थी, लेकिन गांधी जी पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। लोग सन्नाटे में आ गए। और अशोक जी, इस वक्त जब कार्यक्रम चल रहा था, मैं कार्यक्रम स्थल पर नहीं था। हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर सुनीलम, वे विधायक रहे हैं 2 बार, समाजवादी कार्यकर्ता हैं। उन्होंने उस भाषण को वहीं से फेसबुक पर लाइव किया। मेरी नजर पड़ी और मैंने सुना कि मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के पास कोई डिग्री नहीं थी। मुझे एकदम चिंता हुई। मैंने वो पोस्ट साझा की अपने फेसबुक पर भी, और फिर उसके बारे में जानने की कोशिश की कि भाई, हम तो बचपन से जानते आए हैं गांधी जी बैरिस्टर थे, हमने प्राइमरी स्कूल की किताबों से पढ़ा है गांधी जी बैरिस्टर थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। उससे पहले वे वकील के रूप में भारत में भी उन्होंने काम किया, राजकोट की अदालत में काम किया, मुंबई हाई कोर्ट में भी रजिस्टर्ड थे बाकायदा वकील के रूप में। साउथ अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला उन्हें बतौर बैरिस्टर ही तो लेकर गए थे। इंग्लैंड में बार में उनका रजिस्ट्रेशन था बाकायदा बैरिस्टर के रूप में। तो मुझे पीड़ा हुई, मैं सिर्फ गांधीवाद का एक साधारण विद्यार्थी हूं, तो मुझे लगा कि नहीं, इस देश में राष्ट्रपिता के बारे में इस तरह की अपमानजनक बात नहीं कही जा सकती। तो मैंने उनको पहले एक कानूनी नोटिस दिया, पहले एक निजी नोटिस जारी किया कि आप अपने आप के इस मिथ्या कथन पर या तो क्षमा याचना कर लें या खेद प्रकट कर लें, अन्यथा मैं अदालत की शरण लूंगा। एक निश्चित समय सीमा में उनका कोई जवाब नहीं आया। हमने राजभवन जम्मू कश्मीर के अधिकृत ईमेल पर मेल किया,
रजिस्टर्ड डाक से उनको अपना नोटिस भेजा हमारे वकीलों ने। मेरे जो वकील हैं भूपेंद्र सिंह चौहान, पंकज सक्सेना और शुभेंदु सिंह चौहान, उन्होंने मेरी तरफ से नोटिस जारी किया। जब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कोई जवाब नहीं आया, तब फिर मैंने ग्वालियर की एक अदालत में प्राइवेट कंप्लेंट की, जिसे इस्तगासा कहते हैं, निजी परिवाद के राष्ट्रपिता का अपमान हुआ है। अशोक भाई, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो मानहानि का कानून है उसमें ये तक शामिल है कि किसी व्यक्ति की बौद्धिक और शैक्षणिक योग्यता पर अगर आप प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उसका अपमान करते हैं, तो ये भी मानहानि के दायरे में आता है। बाकायदा हमारे कानून में लिखा है अशोक भाई। तो महात्मा गांधी की आपने बौद्धिक प्रतिभा पर, उनकी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाया, और ऐसी जगह पर उठाया जहां सैकड़ों विद्यार्थी मौजूद थे। उन लड़के लड़कियों और विद्यार्थियों के मन में क्या गया होगा कि हमने तो सुना था गांधी जी बैरिस्टर थे, गवर्नर साहब तो कह रहे हैं गांधी जी पढ़े लिखे नहीं थे। कितनी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होगी उस सभागार में, जो वहां से जाते समय मन में ये संशय लेके गए होंगे, और बहुत सारे लोग ये भरोसा लेकर गए होंगे कि गांधी जी पढ़े लिखे नहीं थे। तब मैंने इस्तगासा दाखिल किया। पहले जिस कोर्ट में गया, उन्होंने कहा ये एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट जो अभी भारत सरकार ने कुछ साल पहले बनाए हैं, सांसद विधायकों के केस वहां चलते हैं। चूंकि मनोज सिन्हा पहले सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और इस वक्त भी संवैधानिक पद पर हैं, तो फिर मेरी जो फरियाद थी वो एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में गई ग्वालियर में। उसके महेंद्र सैनी जो न्यायाधीश हैं, उन्होंने फिर मेरे बयान हुए, मैंने गवाहों के बयान कराए, और उसके बाद लगातार ये प्रक्रिया अभी चल रही है। अशोक जी, आपको और आपके दर्शकों को लेटेस्ट उसका अपडेट देना चाहता हूं कि हमारे और हमारे गवाहों के बयान के बाद कोर्ट ने जो आयोजक संस्था थी आईटीएम विश्वविद्यालय, उसको नोटिस जारी किया है, और वो जो रिकॉर्डिंग थी, जो भाषण उन्होंने दिया था मनोज सिन्हा ने, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की एक सत्यापित प्रमाणित सीडी मांगी है। यद्यपि मैंने अपने इस्तगासा के समय जब मेरे बयान हुए थे, तो मैंने वो सीडी, सारे अखबारों की कटिंग, देश भर के दुनिया भर के चैनल्स पर जो उनका भाषण मनोज सिन्हा का चला था, उस सबको प्रमाण के रूप में दे दिया था। लेकिन फिर भी अदालत ने इसको बेहतर समझा कि जो आयोजक संस्था है, उससे जो एविडेंस एक्ट है उसकी धारा 65B के अंतर्गत सर्टिफाइड तौर पर वो सीडी मांगी है, रिकॉर्डिंग मांगी है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या चलता है मामला। जी अशोक जी। आईटीएम यूनिवर्सिटी से हम सब लोग परिचित हैं। जब मैं ग्वालियर में था आईटीएम यूनिवर्सिटी से, और उसके जो संस्थापक हैं आदरणीय रमाशंकर सिंह जी से, उन सब लोगों से हम लोगों के बड़े अच्छे व्यक्तिगत संबंध हैं, उनका स्नेह मिलता रहता है। अभी मैं खुद जा रहा हूँ अक्टूबर में, गांधी जी और भगत सिंह पर एक कार्यक्रम उन्होंने रखा है, उसमें मैं रहूँगा। वो खुद गांधीवादी हैं और गांधी का बहुत सम्मान करते हैं। मैं बिल्कुल इस बात को समझ सकता हूं कि शौक तो उनको भी लगा होगा कि कहां से ये बात कह दी गई। लेकिन थोड़ा तकनीकी बात कर लेते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे कि गांधी जी बैरिस्टर थे? 5वीं की किताब से तो सिद्ध नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं के सारे प्रमाणों के साथ हम इसे साबित करेंगे। और पहले रमाशंकर सिंह जी की बात कर लें। निश्चित तौर पर हमारे अग्रज हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं। संयोग से मैं आईटीएम विश्वविद्यालय से भी जुड़ा रहा। मैं वहां के जो पत्रकारिता विभाग था, वो मैंने ही शुरू किया था। मैं उसका एचओडी और डीन था। लेकिन मैं बिल्कुल मानता हूं कि रमाशंकर जी को भी धक्का लगा होगा, उन्हें एकदम से स्तब्ध रह गए होंगे, ऐसा मैं मानता हूं, मुझे विश्वास है। वे खुद गांधीवादी हैं, वे जानते हैं कि गांधी जी बैरिस्टर थे। लेकिन अब अदालत में जो मुझे प्रमाणित करना है, जिन प्रमाणों के साथ मैं अदालत गया हूं, मैंने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, उनमें एक बहुत विशेष एक किताब है, महात्मा गांधी एज ए स्टूडेंट। एक M.K. पुरोहित साहब की ये किताब है। और आप देखिए, ये किताब किसी जमाने में निकली थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने उसकी भूमिका लिखी थी अशोक जी। उस किताब में मोहनदास करमचंद गांधी के प्राइमरी स्कूल से लेकर बैरिस्टर तक बनने, इंग्लैंड जाने तक की, और जो बार के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ था उस तक की जानकारी है। आप कल्पना कर सकते हैं कि राजकोट के उस स्कूल की 5वीं 6वीं क्लास की उनके अटेंडेंस रजिस्टर की प्रति उसमें लगी हुई है। जिन शिक्षकों ने उन्हें पढ़ाया है, उनके इंटरव्यू, उनकी फोटो है। वे पढ़ने में कैसे थे, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए 8वीं क्लास में या 5वीं में, वो तक उसमें प्रमाण है। तो मैं जिस किताब का जिक्र कर रहा था अशोक जी, ये वो किताब है। मैं चाहूंगा हमारे प्रोडक्शन वाले अगर इसको जूम इन कर सकें, महात्मा गांधी एज ए स्टूडेंट। अब आप ये देखिए कि इस किताब में उनके स्कूल की तस्वीरों के साथ साथ ये देखिए
ये बचपन में वे किस क्लास में कितने दिन गए, अटेंडेंस रजिस्टर है, किस विषय में उनके कितने नंबर आए ये है, और इसका जो अंत होता है वो आखिर तक, ये सब मैंने दिया है। ये इनर टेम्पल का देखिए, ये इनर टेम्पल जहां से महात्मा गांधी ने बैरिस्टरी की पढ़ाई की थी। दूसरी बात अशोक जी, ये सब मैंने अदालत में प्रस्तुत किया है। दूसरी बात, गांधी जी इस पढ़ाई को करने के बाद ऐसे ही बैरिस्टर तो नहीं कहलाने लगे थे, बाकायदा लंदन की बार में रजिस्ट्रेशन होता है और उसके लिए भी एक परीक्षा होती थी, वो सब उन्होंने पास की, तब वे बैरिस्टर कहलाए। भारत आए तो यहाँ मुंबई हाई कोर्ट में, राजकोट की अदालत में वकील के तौर पर काम किया। दक्षिण अफ्रीका गए, जैसे हम आप पहले चर्चा कर चुके हैं। मेरा एक सिंपल सा साधारण सा सवाल है, जिस अंग्रेज हुकूमत का दुनिया में सूरज अस्त नहीं होता था, क्या वो अंग्रेज हुकूमत किसी बिना डिग्रीधारी के, किसी बिना पर्याप्त शैक्षणिक योग्यता रखने वाले व्यक्ति को अपनी अदालतों में खड़ा होने देती? क्या दक्षिण अफ्रीका में वकालत कर सकते थे? उनकी तस्वीर दक्षिण अफ्रीका में तो राकेश भाई आपको पता है कि जब वो गए तो वहां के वकील इकट्ठा हो गए कि एक हिंदुस्तानी वकील को यहां रजिस्टर ना करने दिया जाए, और वहां के हाई कोर्ट के जज ने बाकायदा ये बात कहा कि हम उनको अपने यहां रजिस्टर होने से नहीं रोक सकते हैं, और उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। दक्षिण अफ्रीका के बार में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। और दर्शकों को बस मैं बता दूं कि एक जमाने में वो इतने सफल वकील थे कि 40 लोग लगभग उनके अंडर में काम करते थे, जिसमें कई सारे वकील थे, क्लर्क थे और पता नहीं कौन कौन थे, और शानदार दफ्तर था उनके पास। वो ट्रेन वाली घटना जो मारिसबर्ग में हुई उसके बाद उन्होंने, हाँ बिल्कुल, ये हम दिखाएंगे, ये ट्रेन वाली घटना हुई उसके बाद उन्होंने वो दफ्तर वफ्तर सब डिसमेंटल कर दिया और वहां रहने चले गए। तो वो बहुत कुछ हासिल करने के बाद उन्होंने छोड़ दिया था। खैर राकेश भाई, आपको लगता है कि व्हाट्सएप पे जो कुछ होता है, हमको लगता था अभी तक कि कम पढ़े लिखे लोग या जिनके पास थोड़ा कम सूचनाएं हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। मनोज सिन्हा जी को मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं, लेकिन जानता हूं चूंकि एक बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के ही हैं, और उत्तर प्रदेश में भाजपा के अंदर भी और भाजपा के बाहर भी मनोज सिन्हा जी एक शरीफ और पढ़े लिखे इंसान माने जाते हैं। मतलब होता है कि आप पॉलिटिकली उनसे सहमत ना हो, लेकिन उनका एक खास तरह का सम्मान, एक समय में मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में वो सबसे आगे थे जब योगी जी मुख्यमंत्री बने, और उनका सम्मान पूरे उत्तर प्रदेश में एक बेहद पढ़े लिखे और संयत इंसान की तरह किया जाता है। मैं यहां पर रिस्क लेके कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में जो लोग उनसे नाखुश भी हैं वो लोग भी ये नहीं कहते हैं कि वो बदतमीज है, वो लोगों से मिलते हैं, बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं। और पढ़ने ऐसा व्यक्ति कैसे इस तरह की बात कह सकता है? जी अशोक जी, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपने दक्षिण अफ्रीका के गांधी जी के दफ्तर का जिक्र किया था, ये वो तस्वीर है, एम के गांधी अटॉर्नी, ये दक्षिण अफ्रीका के उनके कार्यालय की तस्वीर है। तो इस तरह के अनेक प्रमाण मौजूद है। मनोज सिन्हा पर आते हैं। मनोज सिन्हा जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बनारस यूनिवर्सिटी की IIT से एमटेक है वे। उनसे हम ये उम्मीद नहीं करते थे कि वे इस तरह की व्हाट्सएप विश्वविद्यालय वाली बात कहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक विचारधारा है इस देश में, इस वक्त जो सत्ता में बैठे लोग हैं वे उस विचारधारा के अनुयायी हैं। उन सबके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं गांधी जी खटकते हैं, वे उनकी राह के रोड़े जैसे हैं। भले हमारे माननीय प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को जाते हैं राजघाट पर, दुनिया में कहीं जाते हैं तो गांधी का जिक्र होता है। इस वक्त वे ब्रिक्स सम्मेलन में हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामपोसा कल से गांधी जी का ही बखान कर रहे हैं। आज की ताजा खबर यही है कि वहां के रामपोसा ने यह कहा कि हम लोग आजादी गांधी जी की वजह से हुए। वहां भी माननीय मोदी जी को गांधी का ही जिक्र सुनना पड़ रहा है। ये मुझे लगता है एक सोचा समझा अभियान है अशोक जी। ये लोग चाहते हैं कि गांधी जी की छवि की हत्या कर दी जाए। उनकी सशरीर हत्या करके भी संतोष नहीं हुआ तो उसके बाद कोई एक महिला गांधी जी के पुतले में गुब्बारा भरकर उस पर गोली चलाती है, कोई मूर्ति बना देता है ग्वालियर में गांधी के हत्यारे की, और इतने पढ़े लिखे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा गांधी की शैक्षणिक योग्यता पर आक्षेप लगाना, संदेह पैदा करना। संदेह क्यों? वे तो भरोसे के साथ कह रहे हैं डिग्री नहीं थी। ये अभियान है एक सोचा समझा। वे शायद किसी और को स्थापित करना चाहते हैं गांधी की जगह, और हम सब जानते हैं वो कौन है। आपने किताब लिखी उस व्यक्ति पर, आपने गांधी पर भी किताब। मजेदार बात यह है कि ये बात वो लोग करते हैं जिनके एक बड़े नेता की डिग्री पर वैसे ही सवाल उठते रहते हैं। खैर, आपने सशरीर हत्या की बात की, तो ग्वालियर में ये जो उनकी वैचारिक हत्या हुई है, ग्वालियर जुड़ गया इसके साथ। सशरीर हत्या के साथ भी ग्वालियर जुड़ा हुआ है,
और ग्वालियर के बारे में असल में बाहर के लोग कई बार बहुत कम जानते हैं। कम लोगों को पता होगा कि ग्वालियर से थोड़ी दूरी पे खनिया दाना है, जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद महीनों छुपे रहे थे साधु के वेश में। कम लोगों को पता होगा कि भगत सिंह जो हैं वो ग्वालियर के एक मकान में कई दिनों तक शरणागत थे, छुपे हुए थे। और उससे भी कम लोग शायद ये जानते हैं कि दत्तात्रेय परचुरे, जिसने गांधी जी की हत्या के लिए रिवॉल्वर उपलब्ध कराई थी नथुराम गोडसे को, उसके पिताजी ग्वालियर दरबार में मंत्री थे, शिक्षा के मंत्री थे और बेहद प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। तो ग्वालियर में आप भी भिंड में पैदा हुए, लेकिन जिंदगी आपकी ग्वालियर में ही निकली, पत्रकारिता करते लड़ते भिड़ते। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं उसके। तो ग्वालियर में पहले से भी एक एंटी गांधी माहौल रहा है, उसमें ये सारी चीजें करना, एक तो मैं थोड़ा चाहूंगा कि लोगों को बता दें आप ग्वालियर के, अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर ही रहे थे हम लोग व्यक्तिगत तौर पे कि पहले चुनाव में हिंदू महासभा अगर कहीं से जीती थी तो ग्वालियर से जीती थी। मैं चाहता हूं, विजया राजे सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में रही, हिंदू महासभा का जनसंघ का एक बड़ा आधार वहां पर रहा। तो ग्वालियर के बारे में मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इस पूरे उस पर जो परिदृश्य है उसको, उस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए, जो नाथूराम गोडसे की मूर्ति की स्थापना और फिर मनोज सिन्हा जी के इस बयान तक आती है। जी, बहुत सही आपने विषय उठाया अशोक जी। ग्वालियर के साथ विडंबना यह है कि वो गांधी के हत्यारे को मिली पिस्तौल से संबंधित है। अगर अतीत की बात करें तो आजादी से पहले ग्वालियर हिंदू महासभा का गढ़ था। वहां पर कांग्रेसी होना एक तरह से अपराध था। अशोक जी, हमारे दर्शक जान लें कि 1947-48 से पहले 40 के दशक तक मान लीजिए, उसके बाद तो कई ऐसे नेता आए जिन लोगों ने कांग्रेस को वहां घर घर पहुंचाया। खादी पहनना एक तरह से गुनाह था। हिंदू महासभा के कार्यकर्ता गांधी जी की खादी पहनने वाले किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी व्यक्ति को सड़कों पर प्रताड़ित करते थे, खादी के कपड़े फाड़ दिए जाते थे। और ये हिंदू महासभा का गढ़ तत्कालीन सिंधिया रियासत के संरक्षण में बना था। आपको एक रोचक बात बताता हूं जिसका भी आपने जिक्र किया, आपको मालूम ही है, जब आजादी के बाद पहला चुनाव हुआ 1952 में, तो नारायण भास्कर खरे, जो कि नागपुर के रहने वाले थे, मध्य प्रांत और बरार के मुख्यमंत्री रहे थे, वे हिंदू महासभा के बड़े प्रखर नेता थे। यद्यपि पहले वे कांग्रेस के नेता थे। गांधी जी और नेहरू जी को जब उनकी गतिविधियां पता चली तो बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। और वो नारायण भास्कर खरे 1952 में नागपुर से आकर ग्वालियर में पहला लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। 2 बार हिंदू महासभा के लोग सांसद रहे ग्वालियर से। ये जरूर एक खासियत रही। लेकिन जैसे जैसे गांधी जी का विचार वहां पहुंचा, कक्का डोंगर सिंह जैसे लोग और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने जीवन व्रत लिया कि कांग्रेस को और गांधी के संदेश को घर घर पहुंचाना है। उन्होंने अपने घर छोड़ दिए। वर्षों वर्षों तक सुबह से निकलकर शाम तक गांव गांव घर घर जाकर कांग्रेस का और गांधी का संदेश देते थे। ईंटें रखकर रोटी बना लेते थे, फिर अगले दिन चल पड़ते थे कहीं। ऐसे लोगों ने वहां कांग्रेस की स्थापना की। लेकिन इसके बावजूद आज तक वहां ऐसे लोग हैं जो बीच बीच में गॉडसे की मूर्ति स्थापित कर देते हैं, गॉडसे की पूजा करने लगते हैं, उसकी आरती उतारते हैं। आपको याद होगा आज से 4-5 साल पहले जब गॉडसे की मूर्ति वहां स्थापित कर दी गई थी, मंदिर बना दिया गया था, तो मैं ही सबसे पहले उसके मुखर विरोध में आया था और अंत में वो मूर्ति जब्त करके थाने के मालखाने में रख दी गई। लेकिन अब हिंदू महासभा के बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो गॉडसे के साथ गॉडसे की बात करते हो। लेकिन जो इस वक्त सत्ता में बैठे लोग हैं उनके मन में तो गॉडसे है अशोक जी, ये तो मानना पड़ेगा। वरना कोई कारण नहीं है कि 30 जनवरी और 2 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर नथुराम गॉडसे अमर रहे नंबर 1 ट्रेंड करता है। इस पाखंड के खिलाफ ही अशोक पांडे जी जैसे लोगों की जरूरत है जो लिखते हैं उसने गांधी क्यों मारा। इस पाखंड के खिलाफ ही हर व्यक्ति की जरूरत है जो गांधी के विचार को इनके सामने रखकर इनको आईना दिखाए। अब धीरे धीरे वे ताकतें हारेंगी एक न एक दिन, क्योंकि गांधी तो अजर अमर है। उसका ये लोग क्या कर सकते हैं? ये दक्षिण अफ्रीका जाएंगे तब भी उन्हें मंच पर बैठकर सुनना पड़ेगा कि दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति कहेगा कि हम आजाद हैं तो गांधी की बदौलत। बिल्कुल। तो इतिहास को इस तरह से तो नहीं बदला जा सकता कि आप एक मंच से बोलेंगे। एक और घटना हुई थी जब आप अहमदाबाद अचानक चले गए थे और अहमदाबाद में फिर खबर आई कि आपकी गिरफ्तारी हो गई है। हम सारे लोगों ने लिखा, फिर खबर आई रिहाई हो गई है, फिर शायद एक बार और गिरफ्तारी हुई। वो क्या पूरी घटना थी? असल में अशोक जी, घटना ये थी कि हमें, मेरी जानकारी में ये आया
मेरी क्यों देश की जानकारी में आया कि साबरमती आश्रम है जहां बापू 1 दशक से अधिक रहे, वहीं से दांडी के लिए निकले थे, मार्च निकालने के लिए। तो मोदी जी की सरकार, गुजरात की सरकार साबरमती आश्रम का पूरा स्वरूप बदलना चाहती है। सरकार कह रही है हम उसको इंटरनेशनल टूरिस्ट सेंटर बनाएंगे कि देश भर, दुनिया भर से लोग आते हैं, तो वहां व्यवस्थाएं आधुनिक तरीके की हों, बड़े बड़े सिंपोजियम हॉल हो, सेमिनार हॉल हो, वगैरह वगैरह। बड़ा प्रोजेक्ट है, 11,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है शायद। तो जब मैंने उन खबरों को देखा, गांधीवादी जो गुजरात के भी लोग हैं और सेवाग्राम में जो कार्यकर्ता हैं गांधीवादी, उन सब लोगों ने उसका विरोध किया। संयोग से मुझे लगा कि मैं एक नागरिक के तौर पर और गांधी मार्ग का पथिक होने के नाते एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को ही सीधे लिख दूं और उनसे हाथ जोड़कर विनती करूं कि गांधी जी का जो आश्रम है उसको यथावत रखा जाए, उनका स्वरूप ऐसा का ऐसा रखा जाए। गांधी जी दुनिया में जहां जहां रहे हैं, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, वो सब जगह यथावत उन देशों के लोगों ने रखी हैं और हम अपने देश में उनके आश्रम का स्वरूप बदलना चाहते हैं। मैंने माननीय प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी, उनके ऑफिशियल मेल पर भेजी, फेसबुक और ट्विटर वगैरह के माध्यम से उसको सार्वजनिक पटल पर रख दिया कि मैं विनती कर रहा हूं एक नागरिक और एक भारतीय होने के नाते कि गांधी की विरासत को यथावत रखें। मैं उस चिट्ठी को भूल गया और सामान्य अपने तौर तरीकों में रहा, लेकिन मुझे लगा 2 अक्टूबर को मुझे साबरमती आश्रम जाना चाहिए। मैं देख तो आऊं इससे पहले कि मोदी जी की सरकार और गुजरात सरकार उसका स्वरूप बदल दे, जैसे जलियांवाला का स्वरूप बदल दिया है। मैं 2 अक्टूबर को 1 अक्टूबर की शाम को अहमदाबाद पहुंचा, एक होटल में रुका जो आश्रम के सामने ही था। तड़के सुबह 6:30 बजे मुझे गुजरात की पुलिस ने होटल का दरवाजा खटखटा के चारों तरफ से घेर लिया, मुझे पकड़ लिया। मैं उनीदा था, मैं उस वक्त जागा भी नहीं था ठीक से। मुझे लगा वेटर चाय लेकर आया होगा। कुल मिलाकर मैंने पूछा आप लोग कौन है? उन्होंने कहा गुजरात पुलिस। तब मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि कोई अपराधी नहीं है, क्रिमिनल्स नहीं है। पता लगा गैंग वार में किसी और के भरोसे में मुझे निपटाने आ गए। मैंने गांधी जी को याद किया कि 9 अगस्त को तड़के 4:30 बजे उनको भी इंग्लैंड में ऐसे ही मुंबई में बिरला हाउस से पकड़ने आए थे पुलिस। खैर वे मुझे पकड़ कर ले गए, एक प्राइवेट गाड़ी में लेकर गए। तब भी मुझे थोड़ी देर को लगा कि पता नहीं ये लोग कौन है, कहाँ ले जा रहे हैं, क्या करेंगे, लोयाकरण कर देंगे। मुझे थाने ले जाकर बिठा दिया गया। दिन भर मुझसे पूछताछ चली, दोपहर तक मेरे मोबाइल जब्त कर लिए गए। लगातार वे कह रहे थे आपके साथ कितने लोग हैं, आप क्यों आए हैं? मैंने कहा मैं गांधी जी के आश्रम में 2 अक्टूबर को उनकी जयंती पर आया हूँ, प्रार्थना सभा में बैठने आया हूँ, देखने आया हूँ ये स्वरूप, इस आश्रम का स्वरूप कैसा है, भविष्य में आप लोग बदलने वाले हो। कुल मिलाकर सारी पूछताछ के बाद मुझे दोपहर बाद छोड़ा, फिर होटल में लाकर जमा कर दिया। मैं जब दोबारा तैयार होकर आश्रम पहुंचा, आश्रम के भीतर घुसा था, मुझे फिर से हिरासत में ले लिया पुलिस ने। आश्रम के भीतर घुस के, जिस साबरमती आश्रम में अशोक जी, अंग्रेज पुलिस कभी नहीं जाती थी। साबरमती आश्रम से गांधी जी को कई बार हिरासत में लिया अंग्रेजों ने, लेकिन उस वक्त भी अंग्रेज आश्रम की पवित्रता का इतना ध्यान रखते थे। इतिहास में एक भी ऐसा अवसर नहीं है कि अंग्रेज पुलिस भीतर घुस के गांधी जी को गिरफ्तार करने गई हो। उस आश्रम के अंदर जाकर गुजरात पुलिस ने मुझ जैसे एक साधारण भारतीय को, मुझ जैसे साधारण पत्रकार को फिर से पकड़ा, फिर मुझे गाड़ी में बिठाकर ले जाया गया, फिर थाने में बिठा दिया गया। बस इस बीच में जो मुझे 2-3 मिनट का समय मिल गया, मेरे मोबाइल मेरे हाथ में थे, मैंने फेसबुक पर एक लाइन लिख दी। उसके बाद आप जैसे शुभचिंतक और मित्रों ने पूरे देश में उसको वायरल किया और आपने आवाज उठाई मेरे लिए। मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूं और सब दोस्तों का जिन लोगों ने मेरी मदद उस वक्त की। धीमंत पुरोहित खासतौर से अहमदाबाद में जो देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, डॉक्टर धीमंत पुरोहित, उन्होंने सारे प्रयास किए और आप सब लोगों की बदौलत फिर मैं तीसरे पैर में छूटा। तब मैं आश्रम जाकर गांधी जी के पास बैठ सका, उनसे बतिया सका। मैं आज भी नहीं जानता मेरा अपराध क्या था, मुझे एक दिन में 2-2 बार क्यों हिरासत में लिया गया था। हो सकता है देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखना अशोक जी इस अमृत काल में अपराध हो। मैंने माननीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, शायद इसलिए हिरासत में लिया हो। जी अशोक जी। थोड़ा ग्वालियर की राजनीति पे लौटते हैं। आपने 1952 की बात की, उसके बाद अगले चुनाव की बात की, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ग्वालियर की राजनीति थोड़ी बदली सी लग रही है। मेयर का इलेक्शन कांग्रेस ने 6 दशकों के बाद जीता। और एक और चीज हमने देखी, ये तो जब मैं था तभी शुरू हो गया था कि सिंधिया परिवार जो था वो ग्वालियर छोड़कर गुना शिवपुरी लड़ने चला गया था। फिर देखा कि गुना शिवपुरी में भी सिंधिया परिवार की हार हुई। हालांकि शिवपुरी में सिंधिया परिवार की जो पुत्री हैं वो विधायक हैं, मंत्री भी थी, अब है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो ग्वालियर की जो राजनीति है वो बदली कैसे है, ये आखिरी सवाल है। और उसमें
गोडसे भक्तों और गांधी के चाहने वालों की स्थितियां कैसे बदल रही हैं, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा। देखिए अशोक जी, आपने शुरू में राजमाता विजयराजे सिंधिया का उल्लेख किया था। मैंने 52 और 57 का जिक्र किया, लेकिन 1957 और 62 में राजमाता विजयराजे सिंधिया कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर वे कांग्रेस में आई थी और उनके पति उस वक्त जीवाजी राव सिंधिया राज प्रमुख थे। मैं पिछली बार भी शायद बता चुका हूं, राज प्रमुख यानी वर्तमान जो गवर्नर पद है, वो मध्य भारत राज्य के गवर्नर थे जीवाजी राव सिंधिया। तो राजमाता सिंधिया ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से की थी। 57 और 62 में वे लोकसभा में रही कांग्रेस से। उसके बाद उनका 1967 में द्वारका प्रसाद मिश्र से विवाद हुआ और उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, फिर वे जनसंघ में चली गई। उनके पुत्र माधवराव सिंधिया जनसंघ से राजनीति में प्रवेश किए, फिर इसके बाद निर्दलीय लड़े, फिर कांग्रेस में आ गए, आजीवन कांग्रेस में रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पिता की मृत्यु के बाद 20 साल कांग्रेस में रहे, अब वे भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ग्वालियर चंबल की राजनीति को अगर हम इस नजरिए से देखें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस जयविलास प्रसाद की छाया से, उस बरगद की छाया से मुक्त हो गई है। उसी का परिणाम है मेयर का चुनाव जिसका आपने जिक्र किया। ग्वालियर में 57 साल बाद कांग्रेस का मेयर जीता, मुरैना में कांग्रेस का मेयर का चुनाव जीता, उपचुनाव में कांग्रेस ने सिंधिया के दल बदल के बाद ग्वालियर की दोनों सीटें जीती। तो मुझे लगता है परिदृश्यवाद धीरे धीरे बदल रहा है। इसके पीछे एक वजह यह है कि अब जो नई पीढ़ी है वो सामंती और राजसी परंपरा से बहुत मुक्त है। उसको पता भी नहीं है कि महाराजा दराज कैसे होते थे, कौन महाराज। नई पीढ़ी तो आजकल ये पूछती है कौन महाराज, हम तो सब बराबर है राजतंत्र लोकतंत्र में। तो ये जो नई पीढ़ी है ये उस बदलाव को महसूस कर रही है और उससे वोट डालते समय दर्ज कर रही है। यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी में लोकसभा चुनाव हार गए। सिंधिया परिवार में 2 लोग इससे पहले चुनाव हारे। वसुंधरा राजे ग्वालियर दतिया संसदीय सीट पर 84 में आनी थी और राजमाता जी रायबरेली में इंदिरा गांधी से। लेकिन माधवराव सिंधिया भी चुनाव नहीं हारे कभी। ग्वालियर में एक बार जयवान सिंह पवैया से कांटे का मुकाबला हुआ था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का चुनाव हारना ग्वालियर चंबल पूरे ग्वालियर चंबल अंचल की राजनीति को प्रभावित करने वाला है। उसके बाद कांग्रेस एक तरह से सिंधिया सरनेम की छाया से मुक्त हो गई, जयविलास प्रसाद की छाया से मुक्त हो गई कांग्रेस। अब जो गॉडसे का आपने प्रश्न पूछा, तो मुझे लगता है गॉडसेवादी तो गिने चुने ही होंगे, लेकिन वो जो संघ और बीजेपी के लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग आज भी मन से गॉडसेवादी होंगे। उन्हें आज भी लगता है कि चरखे से आजादी नहीं मिली, गांधी ने आजादी नहीं दिलाई, इत्यादि इत्यादि। और संयोग से मैं 1-2 बातें कहना भूल गया था। आपने ग्वालियर का जिक्र किया, उस पिस्तौल का जिक्र किया, गॉडसे का जिक्र हुआ, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। चंद्रशेखर आजाद ने ग्वालियर में रहकर ही सैंडर्स की हत्या का जो घटना थी उसका पूरी योजना ग्वालियर में बनी थी। ये सारे क्रांतिकारी, भगवान दास माहौर, ये सब लोग ग्वालियर आया करते थे। उनके ठिकाने बिल्कुल चिन्हित है, वे कहां कहां रुका करते थे। बम बनाने का पहला प्रयोग ग्वालियर में हुआ था। बम फोड़ा गया था, जनकगंज डिस्पेंसरी हुआ करती थी जिसमें आज की तारीख में थाना है, अब तो वहां से थाना हट गया, उस पर बम फेंका गया था सबसे पहले। तो ग्वालियर तो क्रांतिकारियों की भी शरण स्थली रही है, यहां पर वे रहते थे। गेंदालाल दीक्षित, मजदूर आंदोलन भी वहां पर बहुत मजबूत रहा है, उसको भी जोड़ लीजिए। मजदूर आंदोलन भी वहां बड़ा मजबूत रहा है। जब किसानों पर, मजदूरों पे गोलियां चली थी तो उसका बड़ा वो हुआ था। बिल्कुल, गोलीकांड हुआ था 9 अगस्त को। उसके बाद तो युवाओं ने इतना बड़ा आंदोलन किया था कि मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार चली गई थी। तो ग्वालियर तो क्रांतिकारी तेवरों का शहर हमेशा से रहा है। ये बात सही है कि आजादी से पहले तक सिंधिया घराने के संरक्षण के कारण हिंदू महासभा काफी फली फूली, लेकिन उसके बाद हिंदू महासभा का मुश्किल से 1 आध कोई पार्षद जीतता रहा हो, 2 पार्षद जीतते रहे हो। इसके बाद तो उनकी कोई सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में कोई सक्रियता बची नहीं है। अब इस दौर में ये परीक्षा और हो जाने वाली है ज्योतिरादित्य सिंधिया की कि नवंबर में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनके प्रभाव के चलते भारतीय जनता पार्टी अब क्या हासिल करती है। जब वे कांग्रेस में थे तो 34 सीटें ग्वालियर चंबल की है, सबसे ज्यादा कांग्रेस जीती थी, लेकिन तब सिंधिया कांग्रेस में थे। उपचुनाव में सबसे ज्यादा बीजेपी के कैंडिडेट हारे क्योंकि सिंधिया बीजेपी में आ गए थे। अब क्या होगा, इसकी परीक्षा भी होना बाकी है। उसके बाद यह तय होगा कि ग्वालियर चंबल अंचल की राजनीति में जो वैक्यूम बना है, जो निर्वात हुआ है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने से, उसमें कांग्रेस का कौन नेता स्थान बनाता है, उसके लिए कई लोग अभी सक्रिय हैं। दिग्विजय सिंह के खेमे से डॉक्टर गोविंद सिंह हैं, दिग्विजय सिंह के सुपुत्र हैं जयवर्धन सिंह,
उनको प्रभारी बनाया गया उस अंचल का। तो ये एक राजनीतिक संक्रमण का दौर है ग्वालियर चंबल के लिए, और इसमें से आगे क्या निकल कर आएगा ये नवंबर में तय हो जाएगा। जी अशोक जी। ग्वालियर मेरे लिए उतना ही अपना है जितना गोरखपुर रहा है। अगर गोरखपुर में मेरी किशोरावस्था और युवावस्था की शुरुआत बीती है, तो आज मैं जो कुछ आपके सामने दिखता हूं उसका निर्माण ग्वालियर में हुआ है। तो जन्मभूमि जितना ही प्रिय मुझे हमेशा ग्वालियर रहा है। और मैं आपको बताऊं कि ग्वालियर में आप 1857 में सिंधिया की गद्दारी याद करते हैं, तो मैं याद दिलाता हूं अमरचंद बाठिया की वो खुददारी। अमरचंद बाठिया, आपको बता दूं बस कि सिंधिया परिवार में राजकोष संभाला करते थे, और जब सिंधिया परिवार ने मदद देने के लिए मनाही की थी, उस समय अमरचंद बाठिया ने राजकोष खोल दिया था, जिसके बदले उनको एक पेड़ पर फांसी पे लटका दिया गया। वहां उनकी समाधि बनी थी। अब किस हाल में है ये कहना मेरे लिए दुखद है थोड़ा, लेकिन अमरचंद बाठिया भी उसी ग्वालियर से थे, आए बीकानेर से थे, लेकिन होके ग्वालियर के रह गए थे। तो क्रांतिकारी जो उसकी पृष्ठभूमि है उसके बारे में तो राकेश भाई ने बताया ही। और युवाओं के बारे में जो बात की, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इन्हीं युवाओं को बेसिकली टारगेट कर रही है। मनोज सिन्हा भी जब बोल रहे थे तो उनके सामने जो दर्शक बैठे थे उसमें सबसे ज्यादा वहां के छात्र थे। और ऐसे में जो इस तरह की कोशिश राकेश भाई लगातार कर रहे हैं, लिख के, बोल के, और अब ये हिम्मत करके कि इस सरकार में एक राज्यपाल के खिलाफ सीधे केस करके, मुझे ऐसे लगा कि तमाम पॉलिटिकल चर्चाओं के बीच में इसको सबके सामने लाना बेहद जरूरी है। एक आदमी हिम्मत करता है तो उससे बहुत सारे लोगों को ताकत मिलती है। आप हमें देखते हैं, हमारी सराहना करते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारी आलोचना भी करते हैं, उससे भी हमें ताकत मिलती है। जुड़े रहिए, हम एक परिवार का, हम एक आंदोलन का हिस्सा हैं, लगातार बात करते रहेंगे। अगली बार जब राकेश भाई मिलेंगे तो हम किसी और राष्ट्रीय या राज्य के मुद्दे या राष्ट्रीय मुद्दे पर ऐसे ही विस्तार से बात करेंगे। लेकिन चूंकि हम दोनों की इतिहास में जबरदस्त रुचि है, तो इतिहास का पुट लगातार आता रहेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया राकेश भाई। बहुत शुक्रिया अशोक जी।